हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813। दोस्तों, इससे पहले हमारा 1773 पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 और 1793 का एक्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को देखें। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा नेशनल पार्क का भी सीरीज़ चल रहा है। अगर अभी तक आपने नेशनल पार्क की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएँ और उन वीडियोज़ को देखें। अगर आप संबंधित विषय की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, मैं जीएस चौहान आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज के आपको पता है कि हमारा टॉपिक क्या है, चार्टर एक्ट 1813। तो दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं, आज हम देखने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1813। तो होता क्या है, सबसे पहले जो कंपनी मतलब कि जो भी एक्ट आता है उसमें एक कॉमन चीज़ होती है, कंपनी का चार्टर। क्या होता है, कंपनी का चार्टर अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब होता क्या है, कंपनी के चार्टर का मतलब है कि कंपनी को जो व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी का चार्टर। तो हो क्या रहा है कि फिर से कंपनी का चार्टर अगले 20 वर्षों के लिए फिर से क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, जिससे अब कंपनी फिर से अगले 20 सालों के लिए व्यापार कर सकती है। वही यहाँ पे लिखा है कि चार्टर एक्ट को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। चार्टर वॉज अगेन एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। इसके साथ साथ क्या हुआ, जो मोनोपॉली थी, कौन सी मोनोपॉली थी, कॉमर्शियल मोनोपॉली या कि ट्रेड मोनोपॉली। ठीक है, अभी तक जो भी चार्टर आता था उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि जो भी ईस्ट की ओर व्यापार होगा वह सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से होगा। अर्थात सिर्फ अगर व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है तो वहाँ पे किसका एकाधिकार हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा, एकाधिकार हो गया। यही एकाधिकार क्या कहलाता, मोनोपोली। इसी को हम लोग ट्रेड मोनोपोली कहते हैं, इसी को हम लोग कॉमर्शियल मोनोपोली कहते हैं। लेकिन 1813 के चार्टर में जो सबसे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है वो यही देखा जा रहा है कि अब मतलब कि अब जो होगा, कंपनी का चार्टर तो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, लेकिन कंपनी का मोनोपोली, कॉमर्शियल मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि कहने का ये है कि ब्रिटिश क्राउन चाह रही है, ब्रिटिश सरकार चाह रही है कि ईस्ट इंडिया व्यापार तो करे, उसे अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार भी दिया गया, लेकिन अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले व्यापार नहीं कर सकती, अर्थात उसका ट्रेड मोनोपोली नहीं होगा। अब ब्रिटिश के जो भी व्यापारी होंगे वह भी इस क्षेत्र में जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है उस क्षेत्र में जाकर अन्य ब्रिटिश मर्चेंट, ब्रिटिश व्यापारी भी वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वाणिज्यिक एकाधिकार मतलब कि कॉमर्शियल एकाधिकार या ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। एंड द कॉमर्शियल मोनोपोली, वाणिज्यिक एकाधिकार का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। वही यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था कि जो एंड ऑफ द कॉमर्शियल मोनोपोली मतलब कि ट्रेड मोनोपोली का अंत कर दिया गया। क्या पूरी तरीके से ट्रेड मोनोपोली का अंत हो गया था? तो नहीं, इसका अपवाद भी है। मतलब कि कुछ ऐसे कार्य थे जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही अभी क्या करेगी, व्यापार करेगी। वे क्षेत्र कौन से थे? पहला क्या था कि टी ट्रेड इन इंडिया, मतलब कि भारत में चाय का व्यापार। बाकी सभी अन्य ब्रिटिश मर्चेंट्स आएंगे, व्यापार तो करेंगे, लेकिन भारत में जो चाय का व्यापार है वो कौन करेगी, सिर्फ और सिर्फ कंपनी। कंपनी का मतलब कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ साथ जो चीन के साथ व्यापार है, चीन के साथ व्यापार करने का भी अधिकार किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है। अर्थात ब्रिटिश क्राउन ने बहुत ही चालाकी के साथ, क्या कहा जाए, बहुत ही चालाकी के साथ उसने कंपनी के एक मतलब कि ट्रेड मोनोपोली को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी कंपनी के लिए जिससे कंपनी क्या कर सके, थोड़ा बहुत लाभ अर्जित कर सके, जिसका फायदा किसे होगा, ब्रिटिश क्राउन को भी होगा। वो कौन कौन से अपवाद के क्षेत्र थे? हमने देखा कि भारत में चाय का व्यापार और साथ ही साथ चीन के साथ व्यापार। अब जैसा कि हमने बता दिया था कि हो क्या रहा था कि जो ये समय चल रहा था, ठीक है, जो 19वीं शताब्दी का समय चल रहा है, जो 19वीं सेंचुरी का समय है, वो टाइम पीरियड है, वो औद्योगिक क्रांति का समय। और उस औद्योगिक क्रांति में जितने भी व्यापारी हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके लिए भी ट्रेड का क्षेत्र क्या करा जाए, बढ़ाया जाए, और उन्हें भी वो क्षेत्र दिया जाए जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही है, जिससे कि वो भी क्या कर सके, मुनाफा अर्जित कर सके।
और इसका दबाव ब्रिटिश क्राउन पे बहुत पड़ रहा था। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटिश सरकार पे पड़ रहा था, जिसके कारण से ब्रिटिश संसद ने अधिनियम लाया और ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया और अन्य ब्रिटिश मर्चेंट के लिए भी इंडिया का मार्केट क्या कर दिया, ओपन कर दिया। सभी ऑल ब्रिटिश मर्चेंट व्यापारी मतलब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कहाँ का व्यापार मार्केट ओपन कर दिया, इंडिया का मार्केट क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से खोल दिया गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहली चीज़ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली समाप्त हो जाएगी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा क्या होगा, जो ब्रिटिश जनता जो नाराज थी उसकी नाराजगी भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन अगर बोला जाए क्या पूरी तरीके से ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो नहीं। पहली चीज़ टी का हम छोड़ दिया गया था और चाइना के साथ व्यापार भी छोड़ दिया गया था। इनके अलावा इनको छोड़कर, ये क्या थे, अपवाद थे, इनको छोड़ के पूरी तरीके से ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, मतलब कि भारत का व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। और इसके साथ साथ क्या बदलाव किया गया, अगर ब्रिटिश व्यापारियों के लिए पूरा क्षेत्र खोल दिया गया, अब वो यहाँ आके व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। और जो ब्रिटिश कर्मचारी हैं वो थोड़ा सा महंगे हैं और वो इतने इच्छुक भी नहीं है कि वो भारत आके व्यापार, क्योंकि कंपनी को जहाँ से मुनाफा हो रहा था उन सब चीज़ों पे धीरे धीरे क्या थी, सरकार शिकंजा कसते जा रही थी, जिसके कारण से व्यक्तिगत तौर पे लोगों को प्रॉफिट हो नहीं रहा था। और दूसरी चीज़ वो बहुत महंगे पड़ रहे थे। तो कंपनी ने विचार किया, कंपनी ने क्या, ब्रिटिश सरकार ने विचार किया कि अब से भारत में हम क्या करेंगे, शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में निवेश करेंगे। सालाना 1 लाख रुपए हम क्या करेंगे, शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में निवेश करेंगे। इससे क्या होगा, जो भारतीय लोग हैं उनके साथ हमारा कन्वर्सेशन स्थापित होगा, उनको हम अपनी मानसिकता के साथ क्या कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं, उनको अपने तौर तरीके से ढाल सकते हैं और उन्हें अपने हितों की पूर्ति, अपने हित का मतलब है कि ब्रिटिश के हितों की पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके साथ साथ वो क्या होंगे, बहुत सस्ते पड़ेंगे। और इसके अलावा क्या प्रॉफिट होगा, यह स्थानीय लोग होंगे तो स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, स्थानीय लोगों की मानसिकता को समझ सकते हैं, स्थानीय परंपराओं, पद्धतियों और संस्कृतियों को जानते हैं, जिसके कारण से ब्रिटिश हित में ये काम करेंगे। तो यह भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धतियों में जो भी डाउनफॉल्स होंगे, जो भी कहा जाए गलत विचारधाराएं होंगी, वह उसके हित में काम करें, मतलब वो उनका दूर करने के लिए क्या काम करेंगे। अर्थात कुल मिला अगर कहा जाए तो ब्रिटिश हित में काम करेंगे। ब्रिटिश को क्या चाहिए, क्लर्क चाहिए, क्लर्क के लिए इंग्लिश आना जरूरी है, तो वो पूरी तरीके से पाश्चात्य पद्धति में भारतीय शिक्षा को क्या कराना चाह रहे थे, डेवलप करना चाह रहे थे, जिससे कि जो भी पढ़ा लिखा भारतीय हो वो ब्रिटिश मानसिकता से क्या हो, परिपूर्ण हो, पोषित हो और वो ब्रिटेन के हित में क्या करे, काम करे। इसीलिए ये प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब से सालाना 1 लाख रुपए क्या करेगी, खर्च करेगी भारतीय शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अलावा जो पहली बार प्रावधान क्या किया गया था कि अब ईसाई मिशनरीज भारत आ सकते हैं और भारत आने के साथ साथ भारत में प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ईसाई धर्म में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित भी कर सकते हैं। इससे पहले यह प्रावधान नहीं था। वही लिखा हुआ है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अनुमति दी गई कि वो भारत में प्रवेश करें, धर्म परिवर्तन हेतु संलग्नता पूर्ण कार्य करें। इससे पहले वह मतलब कि कहा जाए तो मिशनरीज गतिविधियाँ क्या थी, प्रतिबंधित थीं। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो भी ब्रिटिश क्षेत्र था, जो भी भारत में ब्रिटिश क्षेत्र था, उस पर क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया। जो भी क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र थे, जैसे कि ये भारत का क्षेत्र, जहाँ जहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसे हम लोग भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो अब जो भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, ठीक है, वहाँ पर किसकी संप्रभुता स्थापित हो गई, क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया। अगर क्राउन की संप्रभुता स्थापित हो गई तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण अब क्या हो रहा, मजबूत हो रहा है। क्योंकि अभी तक जिन क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता को हटाकर
किसकी संप्रभुता स्थापित की? क्राउन की संप्रभुता स्थापित की गई। जब क्राउन की संप्रभुता स्थापित की गई तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की संप्रभुता समाप्त हो गई। कंपनी की संप्रभुता समाप्त हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण क्या होगा? मजबूत होगा। इसके अलावा क्या हो गया कि जो स्थानीय सरकारी थी, लोकल गवर्नमेंट थी, उनको व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब कि अब स्थानीय सरकार व्यक्तियों पर कर लगा सकती है। अगर वह कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें दंडित करने की भी क्या थी? व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको 1813 का चार्टर एक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोज़ को भी देखें। अगर आप संबंधित विषय की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।